हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है फोर्थ ईयर के जो कि सेमेस्टर सेवन्थ में है, और अगर आप लोग फोर्थ ईयर हिस्ट्री में कर रहे हो तो आप लोग के पास ये सब्जेक्ट होगा जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ रीजनल लिटरेचर। ठीक है। तो आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ रीजनल लिटरेचर का यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर फर्स्ट मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको हिस्ट्री ऑफ रीजनल लिटरेचर के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या तो आप यूट्यूब पे भी सर्च मारोगे ना हिस्ट्री ऑफ रीजनल लिटरेचर रोमा जैसवाल प्लेलिस्ट, तो आपके सामने लाइन वाइज वीडियो आ जाएगी। ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करके। सो प्लीज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें जिससे सारी नोटिफिकेशन सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए। देखिए, आप लोग वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये गलत बात है। क्योंकि मैं आपको फ्री में एक पहली बात तो पूरे यूट्यूब पे आपको वीडियो भी नहीं मिलती है ना फोर्थ ईयर की, और दूसरी बात पीडीएफ भी मिल रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी बहुत मीडियम में मिल रही है। तो आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो इतना, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हो, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पीडीएफ दे दी जाएगी, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम में यूनिट्स वाली पीडीएफ। ठीक है। एंड साथ ही साथ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो हम कर रहे हैं हमारा यूनिट नंबर सेकंड रीजनल लिटरेचर का। तो हमारा यूनिट नंबर सेकंड में हमें पढ़ना है कि लैंग्वेजेस, कल्चर एंड द हिस्ट्री ऑफ द रीजनल फॉर्म द साउथ। अब हमें क्या पढ़ना है, जो साउथ का जो लैंग्वेज कल्चर, मतलब जो हिस्ट्री है उसके बारे में। लाइक तमिल कम एंड कन्नड़ा जो लैंग्वेज है उसके बारे में ज़्यादा इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो हम दक्षिण भारत की जब बात करते हैं तो भौगोलिक रूप से आज की कौन कौन से दक्षिण भारत में राज्य आते हैं, तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, है ना। दक्षिण भाग आप सबको पता होगा। तो यहाँ पे मेजर जो भाषा है वो तमिल भाषी लोग यहाँ पे रहते हैं। समुद्री तटीय क्षेत्र आप सबको पता है। तो सदियों से सांस्कृतिक समृद्धि और भाषाई विविधता का केंद्र बना हुआ है दक्षिण भारत। इस क्षेत्र में जटिलता और संस्कृति समागम को समझने के लिए दो धाराएं हमें पढ़नी होगी। यानी यहाँ पे जो, अगर हम यहाँ की संस्कृति को समझना चाहेंगे, यहाँ के क्षेत्र को समझना चाहेंगे, ठीक है, तो यहाँ के कल्चर को समझना चाहेंगे, तो यहाँ पे एक मेजरली दो भाषा जो की है तमिलकम एंड कनाडा, इसको पढ़ना पड़ेगा। तो हम इस क्षेत्र की जो इतिहास है उसको आसानी से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो तमिल परंपरा में और कनाडा में, तो कन्नडा में, ठीक है, तो मध्यकालीन आधुनिक साहित्य व सांस्कृतिक परंपरा यहाँ पे थी। दोनों ने ना सिर्फ क्षेत्रीय पहचान निर्मित की बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति बनावट में भी अटूट योगदान दिया है इस भाषाओं ने। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तमिलकम के बारे में, तमिल भाषा के बारे में। इसका ऐतिहासिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि क्या है उसको हम जानते हैं। तो तमिलकम का अर्थ और भौगोलिक दायरा, मतलब कहाँ कहाँ ये बोली जाती है, किस दायरे में, उसको हम जानते हैं। तो तमिलकम शब्द जो है वो प्राचीन तमिल भेद को दर्शाता है। मीन्स वह भूभाग, वह जगह जहाँ तमिल भाषा यानी तमिल बोलने वाले लोग रहते हैं, तमिल संस्कृति, एक जैसी संस्कृति को अपनाने वाले लोग रहते हैं, और सामाजिक परंपरा पर बल दी जाती है। तमिल मीन्स कि एक तमिल बोलने वाले व्यक्ति, उस कल्चर को फॉलो करने वाले और उस समाज में रहने वाले व्यक्ति को तमिलकम लोग कहा जाता है। पारंपरिक रूप से यह आज के तमिलनाडु में रहते हैं, दक्षिण पूर्व केरल में भी कुछ भाग में रहते हैं, और कुछ केरल तमिल सीमा के क्षेत्र में और पंडुचेरी के तट वाले भागों में भी इन सब में तमिलकम लोग रहते हैं। ठीक है। समुद्र के साथ जुड़ा हुआ ये भूभाग है, इसलिए यहाँ पे हमेशा से व्यापार होता है, समुद्री लेन देन होता है, और विदेशी लोगों से यहाँ पे आसानी से संपर्क होता रहता है, जिससे तमिल संस्कृति में बहु संस्कृति तत्व जुड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्री क्षेत्र है, तो एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से व्यापार के माध्यम से मिलती रहती है ना। हम विदेशी व्यापार करते हैं तो यहाँ के लोग इंटरेक्ट होते रहते हैं दूसरे देश से, तो इसलिए यहाँ की संस्कृति में हमें अलग अलग बदलाव भी देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें संगम काल की और संगम साहित्य की, तो ये तमिल में लिखे गए थे। तो तमिल साहित्य का अगर एग्जाम्पल आपको लिखना हो एग्जाम पे, तो आप क्या लिखोगे? संगम साहित्य लिखोगे, जो कि संगम काल में लिखा गया था। तो तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन और सबसे समृद्ध अगर अध्याय की हम बात करें तो वो संगम साहित्य है, जो कि तमिल का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। संगम साहित्य जो है वो लगभग आपको पता है संगम काल कब था प्राचीन भारत में?
300 से ऐसे कुछ काल में, तो उस शताब्दी से लेकर बीच का एक साहित्य ऐतिहासिक समूह है। इतिहासकारों में तिथियां विभिन्न है, परंतु सामान्यतः ये अति प्राचीन माना जाता है। मीन्स प्राचीन काल का संगम काल रहा है प्राचीन काल में। ठीक है, तो संगम कविता समाज, राज्य व्यवस्था, युद्ध, प्रेम, प्राकृतिक, आर्थिक जीवन के सूक्ष्म इन सभी चीजों को बताती है। मीन्स अगर आप संगम साहित्य पढ़ोगे तो संगम काल यानी जब संगम काल चल रहा था दक्षिण भारत में, तो उस समय का समाज कैसा था, उस समय की कविताएं कैसी लिखी जाती थी, राज्य व्यवस्था कैसी चलती थी, युद्ध कैसे होते थे, और प्राकृतिक, इन सब चीजों के बारे में दर्शाया गया है संगम साहित्य में। यानी उस समय का समाज के बारे में बताता है दक्षिण भारत के। संगम काव्य को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि वह तत्कालीन समाज की सामाजिक संरचना, जाति व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था ये सबको बताता है, क्योंकि वो संगम काल का है। तो संगम काल की हमें हर चीज पता लगती है, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, है ना, जातिगत थी, धर्म कैसा था, जिसमें कृषि, मछली पकड़ना, समुद्री व्यापार, ये सभी के दस्तावेज हमें संगम साहित्य में मिलते हैं। तो संगम साहित्य का शैलीगत विभाजन जो है वो प्रेम और अंतर्गत है। ठीक है, और वीर रस, समाज, युद्ध, राजनीतिक, इन दो टॉपिकों पे लिखे जाते थे। तमिल साहित्य परंपरा की विशिष्टता थी तिरुकुल। तिरुकुल जो है संगम काल के बहुत इम्पोर्टेंट ग्रंथ है जिसको तिरुवुल्लर ने लिखा था। ठीक है, तिरुकुल्लर तिरुकुल्लर बुक है और तिरुकुल्लन नाम के एक व्यक्ति ने इसको लिखा था। ठीक है, पर उसमें क्या है, उसमें नैतिकता, राजनीतिक और अर्थशास्त्र, इन सब के बारे में गहन विचार विमर्श करा गया है, बताया गया है। तो महाकाव्य जो है तमिल का, उससे हमें तमिल समाज की नैतिक गाथाएं और समाज, इन सब के बारे में पता लगता है। भाषा और जो व्याकरणीकरण परंपरा है, मतलब व्याकरण आप समझते हो तमिल की, उसकी अगर हम बात करें तो तमिल की प्राचीन व्याकरण परंपरा में ये जो तमिल भाषा है देख लो, ठीक है, टोलकापियम लिख रखा है। टोलकापियम जो है वहाँ एक तमिल एक कह सकते हो जो परंपरा है उसमें एक व्याकरण की बुक है जिसको हम कहते हैं टोलकापियम। ठीक है, तो विशेष स्थान है इसका, ये तमिल भाषा का सबसे पुराना व्याकरण ग्रंथ है टोलकापियम। देखो तमिल में ऐसे लिखते हैं टोलकापियम, और मैंने यहाँ इंग्लिश में लिख रखा है, जिसमें भाषा, लिपि, छंद, साहित्य, इन सब की प्रस्तुत से एकदम वर्णन किया गया है। तमिल व्याकरण की बुक है ये। ठीक है, तमिल भाषा की विशेषता उसका स्कंद रहित जो स्वरूप है, समृद्ध संरचना है, इसको माना जाता है। तो थोड़ी हार्ड है याद करने में आपको, बट याद करना पड़ेगा ये। अब हम जानते हैं तमिल समाज और राजनीतिक के बारे में। तो संगम कालीन तमिल समाज में राजनीतिक व्यवस्था नगर राज्य के रूप में रही थी, जैसे कि चेरा, चोल, पांड्या, ये प्रमुख क्या थे, राज्य थे। ठीक है, ये राज्य व्यवस्था क्षत्रिय सैन्य शक्ति, समुद्र व्यापार आधारित मतलब व्यवस्था थी, जिसमें क्षत्रिय लोगों का शासन देखने को मिलता है चेरा, चोल, पांड्या, इन सब में, है ना। और हमें इस समय इस अर्थव्यवस्था जो है वो पूर्ण तरह से समुद्री दिखाई देती है, क्योंकि ये सारे तटीय क्षेत्र है। तो तमिल समाज की सामाजिक संरचना में अगर हम बात करें तो पेशा और क्रम प्रथा तथ्य थे, जिसमें संगम कविताओं में नारी के सम्मान की बात, पराक्रम की, आर्थिक स्वच्छता, यानी क्योंकि व्यापार करते थे, मतलब इंडिपेंडेंस, कुछ प्रमाण भी मिलते हैं इसके। और इसमें विशिष्टता, सामाजिक गतिशीलता को दिखाया जाता है, मतलब सिर्फ समाज के बारे में ज्यादा बात की गई है संगम साहित्य में। अब हम जानते हैं दक्षिण भारत की तमिल जो साहित्य है, लिटरेचर है, उसमें धर्म और दर्शन और भक्ति के बारे में। तो प्रारंभिक तमिल परंपरा में जो आदिमर्द धार्मिक जो श्रद्धाएं हैं, जिसमें निसर्ग पूजा, तमिल देव पूजा के लोक रूप को, और बाद में के कालों में ब्राह्मणिक तथा शैव परंपरा को अपनाया गया था। मीन्स पहले भी वो लोग अपने ही जो लोक देवता होते हैं उसकी पूजा करते थे, लोक देवता जो होते हैं, और बाद में ये लोग ब्राह्मणी परंपरा पे जाते हैं, जिसमें हम शैव भक्त मतलब शिव जी और विष्णु की पूजा पे बल दिया जाता है, और ये जो है वो भक्ति आंदोलन के बाद हमें देखने को मिलता है। तो तमिल क्षेत्र में विशेष अगर महत्व की हम बात करें तो अलवार और नयनार जो भक्ति आंदोलन हुए थे, तो इनके जो
कवियाँ थे सनातन जो हिंदू धर्म के लोक भक्ति के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया था। अलवार और नयनार जितने भी संत थे तो ये लोग क्या कर रहे थे, कविताएं लिखते थे लोक भक्ति के रूप में, ठीक है, या तो भगवान के प्रति। अलवारों के जो देव अ, थे वो विष्णु परंपरा से थे, और नैनार के जो थे वो शिव के भक्त थे, ठीक है। तो इन दोनों की धर्म थी कहाँ पे, तमिल में। कला और नाटक और संगीत की बात करें तो तमिल परंपरा में नृत्य और संगीत जो है वो बहुत लंबे समय से था, जिसमें भरतनाट्यम सबसे पुराना भारत का नृत्य जो कि कला हमारा है, जिसमें आधुनिक रूप में तमिल और दक्षिण भारतीय मंदिर नृत्य परंपरा से जोड़ा जाता है। मीन्स अभी आप अगर दक्षिण भारत के मंदिरों में जाओगे तो जो नृत्य प्रस्तुत कला होती है उसमें जो है वो डांस अगर कोई होता है तो भरतनाट्यम ही होता है जो मंदिरों में वैलिड होता है करना, ठीक है। ऐतिहासिक जड़ें इसकी मंदिर समारोह से जुड़ी है, क्योंकि पहले जो भरतनाट्यम है यानी जो ये नृत्य है इसको भगवान को खुश करने के लिए किया जाता था और भगवान के सामने किया जाता था। तो इसलिए मंदिरों में विशेषकर एक मंडप एक स्थापत्य कला होती थी जिसमें भरतनाट्यम होता था, तो मंदिर से जुड़ा होता था ये नृत्य। द्रविड़ शैली के विशाल शिखर, श्रीलंका भित्ति चित्र, ये सभी संगम के कह सकते हो दक्षिण तमिल जो साहित्य उसमें देखने को हमें मिलता है। इसके बारे में तमिल साहित्य के मुख्य अगर हम ग्रंथ की बात करें और इसके क्या क्या योगदान है तो सबसे पहला आता है तिरुकुल्लर। तो जो तिरुकुल्लर है ये क्या थे, ये तिरुवल्लर द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ था जिसमें संगम काल की नीति शास्त्र के बारे में कि शासन कैसे चलता है, शासन की व्यवस्था क्या है, राजनीति की व्यवस्था, इसके बारे में जानकारी मिलती है। उस समय की अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है और प्रेम जीवन और सर्व समावेशन ग्रंथ इसको माना जाता है। मतलब इसमें हर चीज की जानकारी है, इसलिए इसको सर्व समावेशन जिसमें सबका मेल हो उसके बारे में बात करते हैं। उसको तिरुकुल्लर ने लिखी थी, ठीक है। दूसरा है संगम कविताएं। संगम कविताओं में समाज के इतिहास के बारे में लिखी जाती थी, उस समय की लोक परंपरा जितनी भी होती थी वो सबको गढ़ा जाता था। सांस्कृतिक धारा का सजीव दस्तावेज था जो उस समय की सांस्कृतिक कला को दर्शाती थी, क्योंकि संगम साहित्य चोल चेरा पांडे इन तीनों जो राज्य चल रहे थे दक्षिण भारत में उसके ही लोग मिलके एक कमेटी बनाई थी जिसमें वो कविताएं लिखते थे उस, ठीक है। तीसरा है सिल्पाथिकारम। सिल्पाथिकारम क्या है, महाकाव्यात्मक परंपरा और शहरी समाज की गाथा। इसमें मतलब इसमें जो महाकाव्य जैसे रामायण महाभारत जैसे होता है वैसे ही संगम काल जो मतलब दक्षिण भारत की परंपरा है उसके बारे में लिखा रहता था, और उस समय के जो शहर है उसके बारे में भी जानकारी यहाँ से मिलती है। भक्तिकालीन भजन और श्रोत, अलवार और नयनार रचनाएं। जितने भी भक्ति आंदोलन भारत में हुए थे जिसमें दक्षिण भारत की अगर बात करें तो अलवार और नयनार द्वारा ही भक्ति आंदोलन चलाए गए थे। तो इसमें अलवार जो होते थे वो विष्णु भक्त होते थे और नयनार जो होते थे वो शिव भक्त होते थे। तो ये अपने भक्ति के द्वारा मतलब अपनी कविता और अपने भजन में क्या करते थे, भगवान के लिए गाया करते थे, ठीक है। तो ये इनकी लैंग्वेज जो है वो किस लैंग्वेज में होती थी, ज़्यादातर संस्कृत में होती थी और तमिल में होती थी, ठीक है। तो ये साहित्य परंपरा तमिल भाषा की स्थायित्व, समता, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और समुदाय चेतना का आधार बनी थी। मीन्स उनकी स्वायत्त क्षमता यानी उनकी लैंग्वेज में भी इतनी सारी चीज लिखी गई तो उनकी लैंग्वेज में भी दम है, क्योंकि शास्त्र है, ग्रंथ है, सभी राजनीति के बारे में जानकारी मिल रही है। सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, अपनी संस्कृति का व्याकरण वो कैसे कर रहे हैं, अपने मंदिर, अपनी कला, अपनी चित्रकला, अपनी नृत्य कला, इन सबको वो अपनी भाषा में बता रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं, है ना। और समुदाय चेतना का आधार बन रही है, जैसे कि संगम साहित्य है वो सामूहिक चेतना तो है जो बता रही है, जैसे कि चोल चेरा पांडे मिलके इस साहित्य जो हम लिखते हैं। अब हमने जान लिया तमिल साहित्य के बारे में। अब हम जानेंगे कन्नड़। जो कन्नड़ जो हमारा क्षेत्र है उसका ऐतिहासिक और साहित्यिक विकास कैसे हुआ था उसके बारे में। तो अगर हम कन्नड़ साहित्य की बात करें तो कन्नड़ बोलने वाले लोग की अगर हम बात करें पहले कहाँ रहते हैं तो भौगोलिक और ऐतिहासिक झलक इनकी देखते हैं तो कन्नड़ क्षेत्र कर्नाटक का जिसको आज हम कहते हैं वो क्षेत्र है। भौगोलिक रूप से इसमें द्रविड़ भाषा क्षेत्र के भीतर आता है, यानी दक्षिण भारत जो क्षेत्र है उसमें ही आता है। परंतु इसका ऐतिहासिक विकास यात्रा देखें तो अनेक राजवंशों ने और अनेक संस्कृतियों का इसमें प्रवेश मिलता है, मतलब प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे कि पश्चिम घाट है ना, दक्कन के पठार, इन सब की चीजें हमें थोड़ी थोड़ी इस कन्नड़ भाषा में और साहित्य में देखने को मिलता है। ये विविध भौगोलिक तत्व कन्नड़ समाज के आर्थिक और सांस्कृतिक स्वरूप को प्रभावित करते हैं, यानी उसके समाज में भी हमें
प्रभाव देखने को मिलेगा कन्नड़ में। और सांस्कृतिक में भी हमें ये जो आसपास के क्षेत्र है उन सबका, जैसे कि दक्षिण भारत के पठार के वाले जो क्षेत्र है उन सबका भी थोड़ा थोड़ा मिश्रण देखने को मिलता है। प्राचीन राजवंश और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात करें कि कन्नड़ क्षेत्र के अंतर्गत क्या था, तो कन्नड़ क्षेत्र कई महत्वपूर्ण राजवंशों को में देखा गया, जिसमें गंगा वंश, होयसला वंश, चालुक्य वंश, है ना, ये सारे, और विजयनगर साम्राज्य, तो ये सारे जो हमारे राजवंश थे ये हमारे कन्नड़ के क्षेत्र में आ जाते थे। विशेषकर होयसल और चालुक्य जो है, इसकी अगर हम बात करें तो इनकी जो वास्तुकला थी, जो इन्होंने मंदिर बनाए थे, और स्तंभ कला थी इनकी, और शिल्प कला थी, वो बहुत ज्यादा उत्कृष्ट थी। और हमें ये सब हमें कन्नड़ साहित्य से भी पता लगता है। विजयनगर साम्राज्य की बात करें, विशेषकर दक्षिण भारत के कर्नाटक के प्रभाव इसमें बहुत ज्यादा है। यहाँ की कला, स्थापत्य कला और संस्कृति को संरक्षण दिया गया, और पूरे दक्षिण भारत में का हम कहते हैं विजयनगर साम्राज्य एकदम बहुत महान साम्राज्य के रूप में उभरा था ये। कन्नड़ भाषा और लिपि का विकास कैसे हुआ उसको हम जानते हैं। तो कन्नड़ भाषा की लिपि तथा साहित्य रूप लंबे समय से विकसित हो रहा था, एक टाइम पे तो नहीं हो सकता कुछ, ठीक है। तो कन्नड़ को स्वतंत्र साहित्य पहचान प्राचीन काल से ही मिली हुई है, मतलब चलती आ रही है, जिसमें शुरुआती संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता था, मतलब संस्कृत भाषा का प्रभाव देखने को मिलता था। पर बाद में कन्नड़ ने अपनी स्वयं की भाषा बना ली और वो स्वयं की भाषा के तौर पे विकसित हो गया। प्राचीन कन्नड़ अगर साहित्य देखें तो उसमें जैन साहित्य का अत्यंत प्रभाव रहा है। जैन, क्योंकि जैन जो लोग थे वो बहुत ज्यादा दक्षिण भारत में यहाँ पे उन्होंने गुफाएं उफाएं भी बनाई थी। तो मध्यकाल में जैन कवियों ने के इतिहास, धर्म और नैतिक दर्शन का समृद्ध ग्रंथ रचे हुए थे, जिसमें उदामपंपा कन्नड़ की लिपि और व्याकरण परंपरा धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। विभिन्न परंपरा की बात करें, जैन, वैष्णव, शैव या लोक भक्ति, तो ये सभी चीजें जो है वो कन्नड़ भाषा में भी वर्णन मिलता है इन सबका, ठीक है। अब हम जानेंगे प्रारंभिक साहित्य कौन कौन से थे कन्नड़ भाषा में, तो वो जैन परंपरा के और पंपा के थे। तो इसको हम जानते हैं क्या है। तो कन्नड़ साहित्य की प्राचीनतम जो ग्रंथ है उसमें जैन का प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जिसमें कोवंपु और आधुनिक कवि जैसे कि पंपा, श्री राम, राणा, इन लोगों की महाकाव्य रचनाएं जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है, जिसमें धार्मिक कथाएं उस टाइम की राज व्यवस्था और जो नैतिकता है उस पर केंद्रित ये सारे ग्रंथ होते थे, जो कि इन लोगों ने लिखे थे, पोनार, राणा, पंपा, इन लोगों ने, ठीक है, ये जैन लोग थे। तो पंपा की रचनाएं तेलुगु और सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ कन्नड़ में भी मिश्रण दिखाई देती है, मतलब ये तीनों में लिखते थे। जैन साहित्य का कन्नड़ पर इतना गहरा प्रभाव था कि कन्नड़ साहित्य में जैन के बारे में सबसे ज्यादा जैन कथाएं देखने को मिलती है। भक्ति और अगर वचन साहित्य की बात करें, भक्ति काल में अगर हम कन्नड़ साहित्य की बात करें तो मध्यकालीन कर्नाटक में भक्ति चेतना का एक महत्वपूर्ण स्वर वचन साहित्य था, जिसमें जो वचनकार परंपरा होती थी, वाचना जो बोली जाती थी, वो सब किस में बोली जाती थी, कन्नड़ में बोली जाती थी। ये 12वीं सदी के आसपास के समाज की बात है, जब जातिगत और धार्मिक अन्याय के विरुद्ध विद्रोही दलों ने आंदोलन किया था। वर्नाकुलर और सरल शैली का साहित्य का उपयोग किया। वर्नाकुलर क्या होता है, हर क्षेत्र की अपनी अपनी इंडिविजुअल जो भाषा होती है ना। बसवेश्वर जो थे, बासवाना जिसे कहते थे, इन्होंने भी समाज सुधारक थे ये उस समय के भी, जिसने क्या करा, समाज में हो रही जितनी भी धार्मिक बुराई जो बुराइयां थी, मतलब भक्ति आंदोलन करा था। भक्ति आंदोलन आप सबको पता है समाज सुधार से रिलेटेड था, जिसमें सामाजिक समानता, दीक्षा विरोधी विचार, इन सब की बात की गई थी। और ये सब जो है वो कन्नड़ में, और जो वर्नाकुलर जो लैंग्वेज होती है उसमें, या मतलब क्षेत्रीय भाषाओं में बोला जाता था। इसके वचन साहित्य ने सामाजिक न्याय और कई प्रथाओं के प्रति अपनी जो अपनी क्या कहेंगे उसे, विरोध किया था। तो इस परंपरा का राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिला था, जिसमें शूद्र और निम्न जाति को सशक्तिकरण बनाने की बात की गई थी। थोड़ी लैंग्वेज ये हार्ड है। तो स्थापत्य और कला की अगर बात करें तो कन्नड़ प्रदेश के स्थापत्य में होयसल साम्राज्य था, जिसमें बहुत सारे हमें विजयनगर साम्राज्य के मंदिर देखने को मिलते हैं। विजयनगर की वो हम्पी मूर्तिकला, ये सारी चीजें जो है ये सब हमें कन्नड़ में देखने को मिलती है, जो कि कन्नड़ साहित्य में भी इन सब के बारे में वर्णन है। विजयनगर की जो हम्पी और जो मंदिर है और जो उनकी जो मठ वगैरह है, उन सबका उल्लेख मिलता है। आधुनिक कन्नड़ अगर साहित्य की बात करें तो इसमें समाज के बारे में, यथार्थ समाज में, रियलिस्टिक समाज के बारे में, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, और आधुनिकरण और भाषा की जो राजनीतिक हुई थी, ये
इंडिपेंडेंस के टाइम पे, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे, आज़ादी होने के बाद जब संविधान बनने लगा था, तो उस समय के बाद भी कन्नड़ में लिखी गई है, कन्नड़ साहित्य में। ठीक है, तो 20वीं सदी के आप कह सकते हो जानकारी, जो कि कवेम्पू और बेनरे और जीएस शिवरुद्र, और ये इनके नाम भी बहुत मतलब ऐसे हैं, बोला भी नहीं जाता, शिवरुद्र रापा और यूआर अनंत मूर्ति और गिरीश कर्नाड, इन लोगों द्वारा आधुनिक भारत के बारे में लिखा गया था कन्नड़ साहित्य में। ठीक है, तो भाषा की अगर हम तुलना करें तमिल और कन्नड़ की, तो दोनों ही द्रविड़ परिवार में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, दोनों ही दक्षिण भारत की एक भाषा है। तो तमिल और कन्नड़ दोनों ही द्रविड़ भाषा परिवार से आते हैं, परंतु दोनों की शैली और शब्द भंडार और व्याकरण अलग अलग है। तमिल को पारंपरिक रूप से शास्त्रीय माना जाता है, शास्त्रीय दर्जा दिया जाता है, क्योंकि तमिल बहुत ही पुरानी भाषा है भारत की, है ना, और जो संगम साहित्य वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसकी शुद्धता संस्कृत से की जाती है, मतलब संस्कृत और तमिल को भारत की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है, उनको एक अलग दर्जा मिलता है। पर कन्नड़ को प्रारंभिक काल में जैन और संस्कृति प्रभाव से जोड़ के देखा जाता है। ठीक है, तो लिपि और साहित्य शैली की अगर हम बात करें कन्नड़ और तमिल की, तो तमिल की लिपि और व्याकरण तर्कसंगत होती थी, जबकि कन्नड़ की लिपि देवनागरी की मतलब कह सकते हो कि देवनागरी जैसी लिपि है उससे थोड़ी थोड़ी मेल खाती थी। साहित्य जो है वो संगम काव्य में छंदों में और ध्वन्यात्मक बनावट में लिखी गई थी, और कन्नड़ में वचन, जैसे वचन लिखते हैं ना, वचन परंपरा, कोई गाथा, कोई लाइन होती है, वैसे में लिखी गई थी। शब्दावली की बात करें और सांस्कृतिक संकेत की बात करें कि तमिल और कन्नड़ में क्या देखने को मिलता है, तो तमिल का शब्द भंडार हमें समुद्र व्यापार के बारे में जानकारी देता है, समुद्र जीवन के बारे में जानकारी देता है, तटीय कृषि जीवन कैसे होते थे, जो वहाँ के आसपास के तटीय क्षेत्र के लोग थे और वो खेती करते थे, उनका जीवन कैसा था, इस सब के बारे में जानकारी मिलता है ना। कन्नड़ हमें जानकारी देता है, कन्नड़ साहित्य पठारी कृषि के बारे में, खनन के बारे में, राज्य व्यवस्था, इन सब के बारे में। तो भाषाओं ने क्या करा है, संस्कृति को अपने अंदर समा के रखा है। अगर हम भाषा जाने और इन सब भाषा को पढ़ना शुरू करें, तो हम क्षेत्रीय तौर पे हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्रीय इतिहास को हम पढ़ सकते हैं। यही इंपॉर्टेंस भी होता है इस भाषा का। तो धर्म और भक्ति और सामाजिक परिवर्तन इससे होता है। तो भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा था तमिल क्षेत्र में, जब अलवार और नयनार भक्ति साहित्य द्वारा लिखे जा रहे थे और कन्नड़ क्षेत्र में वचन परंपरा चल रही थी, तो इन दोनों ने ही भक्ति आंदोलन में अपना योगदान दिया था और समाज को एक नया पुनर्भाषित किया था कि भक्ति परंपरा को, भक्ति में पूजा प्रणाली, मंदिर प्रथा, सामाजिक जो भेदभाव है, उन सब पे प्रभाव डाला है इसने। विशेषकर वचन साहित्य ने, मतलब कन्नड़ साहित्य ने, जिसने जातिगत जो व्यवस्था थी उसको चुनौती दी। समाज सुधार और स्त्री की स्थिति पे भी कन्नड़ साहित्य में और तमिल साहित्य में बात की गई। दोनों परंपरा में स्त्री के सामाजिक स्थान और अधिकारों को विविध रखा गया था, मीन सांकेतिक रखा गया था, बहुत मेजरी तौर पे उस इशू को रखा गया था। संगम काव्यों में स्त्रियों को अनेक बार सशक्त रूप से दर्शाया गया है और वचन परंपरा में भी विवेक और नैतिकता से प्रश्न उठाए गए हैं और महिलाओं की कह सकते सशक्तिकरण पे बल दिया गया है। कला और स्थापत्य कला और नृत्य की अगर हम बात करें द्रविड़ और चाहे हम मतलब द्रविड़ में तमिल और कन्नड़ की, तो तमिलनाडु के अगर मंदिर की बात करें, ब्राह्मणी, चोल और जो सूर्य शिखर और जो पांड्या जो थे, इन सब द्वारा जो शैली और मंदिरें बनाई गई थी, वो द्रविड़ स्थापत्य कला की इम्पोर्टेंट रोल लगता है उसमें। होयसल विजयनगर साम्राज्य भी हमारे ये कन्नड़ में आ जाते हैं। तो ये सभी स्थल मूर्ति कला जो है वो सब हमारे द्रविड़ स्थापत्य कला में आते हैं। नृत्य और संगीत की बात करें, भरतनाट्यम हो गया, कर्नाटक संगीत हो गई, तो ये सारी जो संगीत है, मुद्राएं हैं जो इसमें ली जाती है, सारी द्रविड़ ही कला और नृत्य संगीत है। औपनिवेशिक काल और भाषा, राजनीतिक और आधुनिकता के बारे में भी कन्नड़ और ब्रिटिश में मिलता है। ब्रिटिश शासन का प्रभाव, ब्रिटिश राज ने भाषा को कैसे प्रशासनिक और शिक्षा के माध्यम से प्रभाव डाला, क्योंकि अंग्रेजी भाषा ही हमारी उस समय राज्य की भाषा थी, प्रशासन की भाषा थी और शिक्षा की भाषा भी बन गई थी। तो अंग्रेजों ने उच्च शिक्षा में अंग्रेजी समर्थन और संस्कृति हिंदू उर्दू जो भाषा है उसमें पहचान बनाई थी। तो इसके विरोध में आंदोलन भी हुए थे इस समय पे, दक्षिण भारत के लोगों ने करा था। दक्षिण भारत में भाषाई चेतना ने आधुनिक पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार के लिए मंच पाया, जिसमें स्कूल, प्रेस, पब्लिकेशन, इन सभी में तमिल और कन्नड़ साहित्य में एक नया जीवन देखने को मिला, जिसमें स्कूल में हो, प्रेस में हो, इन सब में ये सब क्या है, कन्नड़ में और तमिल भाषा में, ये कह सकते हो द्रविड़ भाषा में बन रही थी। आज भी देखते हो कि दक्षिण भारत के लोग इसके भाषा के विरोध में रहते हैं, हिंदी भाषा के विरोध में, वो अपनी भाषा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो भाषा आंदोलन और राज्य पुनर्गठन की अगर हम बात करें, तो स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषा आधारित राज्य जो है वो बहुत सारे बने थे। अगर उसमें हम तमिलनाडु, कर्नाटक में जो क्षेत्र हैं वो भी भाषा के नाम पे ही बने हैं।
तमिलनाडु में द्रविड़ मूवमेंट हुआ था। द्रविड़ मूवमेंट ने क्या करा था, सांस्कृतिक और भाषा के आधार पर तमिल पहचान वाले क्षेत्र को तमिलनाडु भाषा में बनाया था और कन्नड़ भाषा बोलने वाले लोगों को कन्नड़ भाषा में बनाया था। ठीक है, तो समकालीन साहित्य और ग्लोबल संदर्भ देखें अगर हम क्षेत्रीय भाषा पे, तो आधुनिक तमिल और कन्नड़ जो भाषा है वो उपनिवेशवाद, लैंगिक असमानता, वर्गीय भेदभाव और शहरीकरण और पर्यावरण, इन सभी के बारे में हमें इन साहित्यों में देखने को मिलता है। समकालीन उपन्यास, नाटक और कविताएं, इस ये सब का भी प्रभाव हमें तमिल और कन्नड़ साहित्य में देखने को मिलता है। कई कन्नड़ और तमिल लेखक जो थे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी अर्जित किया है ग्लोबली, जिनको अच्छे अच्छे प्राइज भी मिले हैं और अच्छी अच्छी पुरस्कार भी मिले हैं, जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय तौर तक पहुंचाया है। तो अगर हम साझा तत्व की बात करें तो द्रविड़ भाषा जो है उसकी जड़ भाषाई संरचना जो है वो उसकी संस्कृति को दर्शाती है। मंदिर समारोह और धार्मिक केंद्र में भी उनकी संस्कृति का केंद्र रहा है। भक्ति का प्रभाव अलवार नयनार में देखने को मिलता है, जिसमें ये दोनों जो कन्नड़ और जो तमिल है उसको भाषा को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। स्थापत्य कला और समृद्ध परंपरा में भी, शिल्प कला में भी हमें दक्षिण भारत की जो शैली कला इन सबका उत्कर्ष देखने को मिलता है, जिसमें भाषा भी आ जाता है। भाषाई चेतना और आधुनिक राजनीति की अगर बात करें तो दोनों ही क्या है, आंदोलन के रूप में देखे गए हैं और आज भी भारत की कोई भी राज्य भाषा नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो प्रमुख अंतर अगर बात करें तो साहित्य पारंपरिक और स्वरूप की बात करें तो तमिल में संगम जैसी जो अत्यंत शास्त्रीय परंपरा जो थी, और कन्नड़ में जो जैन के बारे में ज्यादा लिखा गया था। धार्मिक और दार्शनिक झुकाव जो है तमिल में प्राचीन भक्ति पे ध्यान दिया जाता था, और कन्नड़ में जो उस समय की साम्राज्य, उस टाइम के जैसे जैन साहित्य थे और विविधता थी उसको बताया जाता था। तो ओवरऑल क्या कहोगे कि तमिलकम और जो कन्नड़ दोनों ही जो सांस्कृतिक है, दोनों ही जो भाषा है, ये दोनों भाषा ही हमारे दक्षिण भारत की एक मजबूत लोक भाषा है, जिसमें कई सारे लोक साहित्य के माध्यम से सशक्तिकरण पे बल दिया गया है। इन क्षेत्र के लोगों के सशक्तिकरण पे, महिलाओं के सशक्तिकरण पे और समाज को चुनौती देने में और अपने साहित्य, अपनी कला और अपने भाषा को सुरक्षित करने में। और अगर इनका क्षेत्र बोलूं तो ये दक्षिण भारत में आता है। पठारी क्षेत्र के आसपास, समुद्र क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र है। तो स्थानीय भाषाओं के संरक्षण, अनुवाद और वैश्विक संवाद के माध्यम से हमें क्या मिलता है, हमारी संस्कृति में और ज़्यादा आत्मविश्वास आता है कि अरे हमारी जो भाषा है वो इतनी सारी है और इतनी पुरानी पुरानी है। तो मौलिक दृष्टिकोण प्रदान करती है हमें, शिक्षा हो, शोध हो, चाहे संस्कृति नीतियाँ हो, सभी में हर भाषा को सशक्त बनाना चाहिए, जिसमें तमिलकम और कन्नाडा दोनों ही समृद्ध विरासत वाली पीढ़ियाँ हैं, जिसने अपने इतिहास में हम देखते हैं कि संगम साहित्य हो गए, रविंद्र के हो गए, इतने महान महान साहित्य उन्होंने लिखे हैं जिसमें समाज संरचना इन सब के बारे में एकदम उत्कृष्ट हमें जानकारी मिलती है। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे होता है आपका यूनिट नंबर 2 खत्म। सो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों में कॉन्टेक्ट ग्रुप में शेयर कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो धन्यवाद।